नमस्कार फ्रेंड, बीपीएससी अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो मेरा वीडियो होने वाला फ्रेंड वह एडुटेरिया का बिहार दरोगा पीटी के लिए जो अभी नई बुक लाई गई है उसका सेट नंबर 2 होने वाला है। इसमें हम कुल 100 प्रश्नों को देखेंगे और ना केवल प्रश्नों को देखेंगे बल्कि हमारी यह कोशिश रहेगी कि इस वीडियो के अंदर ही हम उन सारे प्रश्नों को एक बार रिवाइज यानी कि उसको याद भी कर लें। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि इसका जो 15 सेट का जो हम सीरीज चलाने वाले हैं हम अपने यूट्यूब चैनल पे, उसको आप लोग एक बार ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोग का एक कंटिन्यूअस वे बना रहे और आप लोग डेली 100 प्रश्नों को कंप्लीट करें। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इस सीरीज से जुड़े। पूरा 15 सेट हमारे यूट्यूब चैनल पर कराया जाएगा और ना केवल कराया जाएगा बल्कि उसको विस्तार में आप लोग को साथ उसके व्याख्या की जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। टेस्ट शुरू करने से पहले फ्रेंड आप लोग के साथ एक छोटी सी जानकारी शेयर करना चाहूँगा। अगर आप पे बिहार दरोगा के लिए प्रीलिम्स के लिए अगर आप फुल लेंथ टेस्ट देना चाहते हैं और वह भी बिल्कुल फ्री में, तो आप अनअकैडमी पर जाकर के टेस्ट दे सकते हैं। बिहार एसआई के लिए अभी 3 दिसंबर को एक टेस्ट चलाया जा रहा है फ्रेंड। उसके बाद जो टेस्ट है वह 10 दिसंबर को चलाया जा रहा है। उसके बाद अगला टेस्ट आपको 17 दिसंबर से और उसके बाद जो टेस्ट है वह 24 दिसंबर से आप लोग को चलाया जा रहा है। 6 PM को यह टेस्ट चलाया जा रहा है हर एक वेडनेसडे को। तो एक बार जाकर के आप इस टेस्ट को ज़रूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि यहाँ पे आप लोग को बहुत से छात्रों में अपना रैंकिंग पता चलेगा और आपको अपने आप को परखने का एक मौका दिया जाएगा। तो एक बार जाकर के आप इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए, इसके टेस्ट काफ़ी अच्छे होते हैं। साथ में अगर आप 67वीं बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर भी आप लोग को टेस्ट देने का मौका मिलेगा 1 दिसंबर को, 8 दिसंबर को, 15 दिसंबर, 22 दिसंबर और 23 दिसंबर। तो एक बार जाकर के आप अनअकैडमी को जरूर चेकआउट करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही फ्रेंड अभी अनअकैडमी पर 2 टेस्ट और चल रहे हैं बिहार एसआई के लिए। वो टेस्ट है 4 दिसंबर को और 11 दिसंबर को। इसका जो टाइमिंग रहने वाला है फ्रेंड वह 11 to 1 PM रहने वाला है। साथ में एनसीईआरटी बेस्ड भी टेस्ट चल रहे हैं। तो एक बार नीचे लिंक है उससे ज़रूर चेकआउट कर लें। अगर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं, इसका प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप कैसे ले सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को बता देता हूं। तो जब आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट पाने के लिए किसी न किसी रेफरल कोड की आवश्यकता होगी। यहाँ पर आप कोई भी रेफरल कोड डाल सकते हैं, चाहे तो आप मेरा रेफरल कोड डाल लीजिए या किसी टीचर का आपके पास रेफरल कोड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका हैव ए रेफरल कोड करके आएगा, तो इसमें आप लोग को क्या डालना है। जैसे मैं आप लोग को एक रेफरल कोड बता देता हूँ अपना ही। इसका कन्हैया 10 अगर आप कोड डालेंगे, अगर आप कन्हैया 10 कोड को अप्लाई करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो एक बार जाकर के इसको ज़रूर अप्लाई कर लीजिए अगर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है तो। और इस कोड को अप्लाई करके आप सारे स्पेशल क्लासेस को फ्री में देख सकते हैं। तो चलिए अब हम टेस्ट की शुरुआत करते हैं। तो चलिए फ्रेंड हम टेस्ट की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, वर्ष 2021 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार सम्मान से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा अब्दुल रजाक गुरेनाह। अब्दुल रजाक गुरेनाह को 2021 का साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज को जीआई टैग प्रदान किया गया। तो यह जो प्याज था फ्रेंड वह महाराष्ट्र का था। महाराष्ट्र के अलीबाग का यह प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज था जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला। तो यह जो पुरस्कार मिला है फ्रेंड वह तपासी मनु को मिला है। और अगर आपसे पूछा जाए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को जो पुरस्कार मिला है फिल्म फेयर वह इमरान खान को मिला है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिल्पग्राम महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा असम। असम में शिल्पग्राम महोत्सव का आयोजन किया गया। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। साथ में आप लोग को यह बताना है कि असम में इसके सिवाय कौन कौन से महोत्सव का आयोजन किया जाता है। उसका आप लोग जो उत्तर है वह कमेंट कर कर जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, ओएस बेस्ट स्टूडेंट स्टडीज रैंकिंग 2021 में मुंबई को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है।
तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा 106वां। 106वां मुंबई का स्थान प्राप्त हुआ है। और पहला स्थान की अगर बात करें तो इसमें पहला स्थान लंदन को प्राप्त हुआ है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल में ही भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा VR चौधरी। VR चौधरी भारतीय वायुसेना के 27वें नए प्रमुख बने हैं। और अगर आपसे पूछा भी जाए कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। और आज का दिन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, इसका आप लोग कमेंट कर नीचे जरूर बताइएगा, क्योंकि यह अभी फिलहाल अभी गुजरा है तो अधिकांश लोगों को याद होना चाहिए। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एमेजोनिया 01 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा PSLV-C51। PSLV-C51 से इसको प्रक्षेपित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2021 में किस समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा A और B, यानी कि ईडन तट को भी एवं केवलम तट को, यह दोनों तट को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बन गया है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान बन गया जहां पे सैटेलाइट फोन का उपयोग किया जाएगा। और साथ में आप लोग को यह बताना है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, SCO की 21वीं बैठक 2021 का आयोजन कहां पे किया गया? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ताजिकिस्तान। ऑप्शन नंबर C यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मित्र शक्ति 2021 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा अम्पारा। अम्पारा में मित्र शक्ति 2021 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। और आपसे पूछा जा सकता है कि यह सैन्य अभ्यास किसके किसके बीच हुआ था? तो यह सैन्य अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य रखा है? तो यह जो लक्ष्य रखा गया है फ्रेंड वह रखा गया है 2030 तक। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला है, किस राज्य ने जन सुनवाई योजना की शुरुआत की है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने लोगों की समस्याओं को डायरेक्ट ऑनलाइन सुधारने का एक ऑनलाइन समाधान खोजने का एक नई योजना शुरुआत की है और इसी योजना को जन सुनवाई योजना के नाम से जाना जा रहा है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सेहत OPD पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय सेहत OPD पोर्टल को नियंत्रित यानी कि उसको जारी करती है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तक ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा सुब्रमण्यम स्वामी। सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार ने वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को GDP का कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा 4.5%। 4.5% करने का यह लक्ष्य रखा गया है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बजट 2021-22 के अनुसार देश में कुल कितने सैनिक स्कूल खोले जाएंगे? तो 2021-22 के बजट के अनुसार फ्रेंड जो नए सैनिक स्कूल खोले जाने की जो योजना रखी गई है वह 100 है। तो 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाने की लक्ष्य रखी गई है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 तक भारत में सर्वाधिक FDI किस देश से आया है? यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर के साथ भारत का सर्वाधिक FDI आया है फ्रेंड। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा भारत के किस राज्य में FDI आया है तो वह हो जाएगा गुजरात।
गुजरात इसका सही उत्तर हो जाएगा। गुजरात यहाँ पे पहले स्थान पर है। अगर आपसे देश पूछा जाए तो सिंगापुर। अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा भवानी पटेल। भवानी पटेल ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए पहला पदक जीता था और यह पदक उन्होंने टेबल टेनिस में जीता था। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। उसके साथ साथ आप लोग यह बताइए कि भारत ने पूरे पैरालंपिक में कुल कितने मेडल जीते, साथ में उन्होंने ओलंपिक में कितने मेडल जीते। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत का बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो यह बिहार के वैशाली जिले से संबंधित है फ्रेंड, और यह जो मुख्य रूप से खेलते हैं वह बैडमिंटन खेलते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य उपकरण खरीद हेतु समझौता किया? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा फिलीपींस। फिलीपींस भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहा है, इवन इसके साथ ही अन्य रक्षा उपकरण भी खरीद रहा है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला है, किस संस्था द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा IFFCO द्वारा नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है फ्रेंड। अगला प्रश्न है, हाल में ही एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा काजा क्लास। काजा क्लास एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, नवीनतम आंकड़े के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा दूसरा तेल निर्यातक देश बना है। इन्होंने सऊदी अरब को पछाड़ते हुए दूसरे स्थान पर अपने आप को काबिज कर लिया है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने निवेश को बढ़ाने हेतु नई नागरिकता नीति 2021 की शुरुआत की? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा UAE। UAE ने अपने देश में ज़्यादा विकास करने के लिए इसके द्वारा यह नीति स्थापित की गई। इसके अनुसार यह है फ्रेंड कि यह उन लोगों को नागरिकता में प्राथमिकता देगा जो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करेंगे, यानी पूंजीपतियों को आकर्षित करने के लिए UAE द्वारा यह नीति चलाई गई है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न मैथ का है, तो इसको हम लोग स्किप कर देते हैं क्योंकि मैथ को यहाँ पे सोल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मोबाइल पे। तो इसको हम लोग लैपटॉप पे देखेंगे जब हमारा लैपटॉप ठीक हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राज्य पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे जितने भी राज्य हैं जैसे पश्चिम बंगाल, असम एवं अरुणाचल, सभी के सभी भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। इसके साथ आपका सिक्किम भी भूटान के साथ सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, अरावली पहाड़ी के पश्चिम छोर से निम्न में कौन सी नदी निकलती है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा लूनी और माही। लूनी और माही दोनों अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय की प्रादेशिक विभाजन 4 विभागों में की गई है, जिसमें नेपाल हिमालय की लंबाई कितनी है? तो नेपाल हिमालय की कुल जो लंबाई है फ्रेंड वह 800 किलोमीटर है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सैंडल पीक की अवस्थिति क्या है? तो सैंडल पीक है वह भारत के उत्तरी अंडमान में स्थित है और यह अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो कुल इसकी ऊंचाई 740 मीटर है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में कौन कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा पेनगंगा। पेनगंगा कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है फ्रेंड। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा चीन। चीन भारत का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश है। न केवल यह तंबाकू को उत्पादन करता है बल्कि यह सबसे बड़ा उपभोग भी करता है, यानी कि जितना इनके द्वारा तंबाकू
उत्पादित किया जाता है उनके द्वारा उतना ही इसको उपयोग कर लिया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा दक्कन का पठार। दक्कन के पठार में सबसे अधिक असिंचित खेती की जाती है। इसका मुख्य रूप से यह कारण है फ्रेंड क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत कम ही औसत वर्षा देखी जाती है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, लुनार झील कहाँ पे स्थित है? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में यह स्थित है। और लुनार झील की अगर बात करें तो यह मुख्य रूप से खारे पानी का झील है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में कौन स्थल रुद्र देश है? यानी कि वैसा देश जो चारों तरफ से केवल और केवल जमीन से लगता है, इसकी कोई भी सीमा किसी समुद्र से नहीं लगती है। तो ऐसे देश में अगर देखें तो मुख्य रूप से यहाँ पे हंगरी एक स्थल रुद्र देश है। बाकी अगर आपसे पूछा जाए तो ये सारे देश हैं वह स्थल रुद्र देश नहीं है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन मेघालय पठार का भाग नहीं है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा भुवन पहाड़ियाँ। भुवन पहाड़ियाँ हैं वह मेघालय पठार की भाग नहीं है। बाकी गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ और जयंती पहाड़ियाँ, ये सारे पहाड़ियाँ आपके मेघालय पठार की भाग हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा 1949। 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन पीसी महालनोबिस के अध्यक्षता में किया गया था। तो चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न है, प्रच्छन्न बेरोजगारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा अल्प बेरोजगारी। अल्प बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो मुख्य रूप से पाई जाती है फ्रेंड वह कृषि के क्षेत्र में पाई जाती है। इसका मतलब यह होता है कि लोग ना तो सॉरी फ्रेंड, इसमें ना तो लोग पूरी तरह से रोजगार में होते हैं और ना ही पूरी तरह से बेरोजगार होते हैं। इसी को बोला जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जीएसटी क्या है? तो जीएसटी एक मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जो 2017 में लागू किया गया था। और जीएसटी को लागू करने वाला अगर पहला राज्य आपसे पूछा जाए तो असम हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं? तो अगर सार्वजनिक क्षेत्र के विनिवेश की बात करें तो इसको निजीकरण कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि रेलवे एक सार्वजनिक कंपनी है और इसमें अगर कोई निवेश कर रहा है बाहरी व्यक्ति तो इसको बोलेंगे विनिवेश, और इसी को क्या बोलते हैं? निजीकरण बोलते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय और उपभोग को का किस प्रकार से संबंध है? तो इसका जो संबंध है फ्रेंड वह है प्रत्यक्ष संबंध है। तो इसका मतलब यह होता है कि अगर किसी व्यक्ति का आय बढ़ेगा तो उसका उपभोग भी बढ़ेगा। जैसे आप लोग को पता होगा जो जितना कमाता है वह उतना ही खाता है। तो कई ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको आप अपने माइंड में या अपने बेसिक्स जानकारी के आधार पे भी उसका उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा उपयुक्त में से सही। प्रदूषण भी कारण है, ओजोन परत का क्षरण भी कारण है और ग्रीन हाउस गैस भी कारण है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। मैं आप लोगों से एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा फ्रेंड, अगर आपको बिहार दरोगा में सफलता लेना है तो आप अपने ना केवल किताबी ज्ञान पर भरोसा रखें बल्कि अपने कॉमन सेंस और अपने बुद्धि पर भी ध्यान रखें कि किसी प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। इसका संभावना जताने का जब आपके पास कला आ जाएगा तो आप निश्चित तौर पर 5 नंबर अधिक स्कोर कर पाएंगे। तो ना केवल उन प्रश्नों को बल्कि आप यह देखिए कि किस प्रकार से आप उस गलत उत्तर को छांट करके बिना जाने हुए किसी चीज़ को सही उत्तर दे सकते हैं। कई ऐसे प्रश्न होते हैं जो आप कॉमन सेंस से उसका उत्तर दे सकते हैं, तो उस प्रश्न का आप उत्तर जरूर से जरूर दें। जैसे यह वाला प्रश्न आप आराम से उत्तर इसका दे सकते थे, ये वाला प्रश्न आप आराम से उत्तर दे सकते थे। तो इस प्रश्न का आप जरूर से जरूर अपने सेट में उत्तर देने का कोशिश करें। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल को किस वर्ष UNFCCC द्वारा स्वीकार किया गया? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा आपका 1997 द्वारा क्योटो प्रोटोकॉल को विश्व भर में स्वीकार कर लिया गया था। अगला प्रश्न है,
ओजोन परत कहाँ पर अवस्थित रहता है? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर का हिंदी नाम क्या है वह जरूर आप कमेंट में कर बताइएगा। और साथ में अगर जो बेहतर तरीके से पढ़ाई किए होंगे वह इसके बारे में पूरी जानकारी को कमेंट में लिखेंगे। और जो जिनका जवाब मुझे पसंद आएगा, जो बेहतर लिखेंगे, उनको मैं कमेंट को पिन भी करूंगा, साथ में उसके कमेंट को हार्ट भी दूंगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से सही सुमिलित करें। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा, आप ए का मिलान आप एक के साथ कर दीजिए, यानी कि आप इस प्रकार से मिलान कर सकते हैं। सिमीपाल अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा में। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा? गुजरात में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। और श्रीकर अभ्यारण्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। तो इस प्रकार से आप इसका मिलान कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में वनों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम में सबसे अधिक वनों का प्रतिशत है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर प्रतिशत की बात किया जा रहा है। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे अधिक वन कहाँ है, तो सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सत्य फल किसमें विकसित होता है? तो सत्य फल जो है फ्रेंड वह अंडाशय में विकसित होता है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोल्ड लीवर तेल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी से कोल्ड लीवर तेल संबंधित है। और इसका अगर मुख्य रूप से हम स्रोत देखें तो यह मुख्य रूप से मछलियों के यकृत से प्राप्त होता है। और मुख्य रूप से जो मछली है और विटामिन डी का प्रचुर मात्रा में हमें पोषण दे सकती है। तो विटामिन डी आपसे पूछा जा सकता है कि विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका आप लोग देख सकते हैं, मछली हो गया, अंडा हो गया, ये सारे विटामिन डी के प्रचुर स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में किसको प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। और इसकी जो खोज थी वह 1953 में जॉर्ज पोलैंड द्वारा किया गया था। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह जीव जिसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है उसे क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है पेरिकिरियोटिक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिनकोना पौधे के किस भाग में कूनन प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? तो कूनन जो पाया जाता है फ्रेंड वह छाल से प्राप्त किया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन संशोधित भूमिगत तना का एक उदाहरण है? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा आलू। आलू एक भूमिगत तना का उदाहरण है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। साथ में इसके साथ आप लोग साथ पूछा जाए कि कौन इसमें जड़ का उदाहरण है? तो देखिए इसमें से जो गाजर हो गए, शकरकंद हो गए, ये सारे जो है रूपांतरित जड़ के उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में सही है? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फ्लोएम है वह फोटोएस्थेटिक उत्पादों का परिवहन करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्थलीय हरे पौधों की पत्तियों से कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है? यानी कि जो स्थलीय हरे पौधे होते हैं वह कितनी मात्रा में जो सूरज का प्रकाश रहता है उसको खाद्य यानी कि अपने भोजन के रूप में परिवर्तित करते हैं। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा 1%। वह मात्र सौर ऊर्जा का 1% भाग को ही अपने भोजन के रूप में उपयोग कर पाते हैं। तो अगला प्रश्न है, कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह क्या बनाता है? तो यह जो बनाता है फ्रेंड वह बनाता है एसिटिलीन। और आपको पता होगा इसी के द्वारा कृत्रिमिक रूप से किसी फल को पकाया जाता है। जो आप लोग लाते हैं कार्बेट वह यही रहता है और इससे एसिटिलीन निकलता है, जिसके कारण कच्चे फल हैं वह बिना आसानी से पक जाते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है। बाकी ये जो है ये कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है। बाकी अगर इसके साथ अगर हीरा भी रहता तो हीरा भी कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एन कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है?
तो एन कोश में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है फ्रेंड वह होती है 32। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। और आपसे पूछा जाए कि इसका ट्रिक क्या है निकालने का, तो इसका जो ट्रिक होता है फ्रेंड वह होता है 2n²। 2n² से आप इसको निकाल सकते हैं आसानी से। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताएं जिसमें ऐसे तत्व हैं जो सभी के सभी गैस हैं। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा समूह 18। समूह 18 के सारे तत्व हैं वह गैसीय अवस्था में है। और इसमें जो तत्व हैं फ्रेंड वह हो जाएंगे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पपीता में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो पपीता में आप लोग का स्कर्बिक अम्ल आप लोग का पाया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्षारक वह रसायन पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त कराते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा OH। OH क्षार मुक्त कराते हैं। और अम्ल की बात करें तो अम्ल हाइड्रोजन आयन को मुक्त करते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्थितिज ऊर्जा के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यह कह रहा है स्थितिज ऊर्जा एक कार्यशील ऊर्जा है। तो यह तो बिल्कुल गलत है। स्थितिज ऊर्जा एक कार्यशील ऊर्जा नहीं है, बल्कि एक किसी वस्तु को एक जगह रखने के कारण या एक जगह स्थित रहने के कारण यह उत्पन्न होती है। तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा यह हो जाएगा कि यह ऊंचाई में परिवर्तन होने पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है। यह भी बिल्कुल गलत है फ्रेंड, क्योंकि हमको पता है कि जो स्थितिज ऊर्जा का जब फॉर्मूला होता है वह होता है mgh, यानी कि जैसे जैसे आपका हाइट बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ती जाएगी। तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा कि स्थितिज ऊर्जा सिंचित ऊर्जा नहीं है। तो यह बिल्कुल गलत है फ्रेंड, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा सिंचित ऊर्जा है। तो यहाँ पे सभी के सभी असत्य हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी तरंग अनुप्रस्थ नहीं है। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ताप गतिकी का प्रथम नियम का सामान्य संबंध किससे है। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण से। ऊर्जा संरक्षण का पहला नियम ताप गतिकी का प्रथम नियम ही है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन लेंस फॉर्मूला है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर एक बार ध्यान रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, जब अर्धचालक को गर्म किया जाता है तो इसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर अर्धचालक को हम गर्म करेंगे तो इसका प्रतिरोध कम हो जाएगा, क्योंकि जब हम अर्धचालक को गर्म करते हैं फ्रेंड तो उसके अंदर के जो कण होते हैं उनमें उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है और वह मुक्त होने लगते हैं, जिसके कारण इसका प्रतिरोध है वह कम हो जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति को विदेश यात्रा का अधिकार दिया गया है। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपने अनुसार कहीं भी जा सकता है, चाहे वह विदेश ही क्यों ना हो। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और इसी बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे और अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर को चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सॉरी फ्रेंड, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत एक संसाधात्मक प्रजातंत्र है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में आरंभ हुई थी। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन में सबसे पहले सेवा का अधिकार दिया गया था।
अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। और यह प्रश्न कई एग्जामों में पूछा गया है, तो इसको आप लोग जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो यह जो फ्रेंड थे वह थे जेबी मालवांकर। जेबी मालवांकर के विरुद्ध इनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था 15 दिसंबर 1954 को। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र हैं। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा 28 राज्य एवं 8 राज्य संघ क्षेत्र हैं। इससे पहले नए राज्य के रूप में अगला प्रश्न है, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है। यानी कि हमसे पूछ रहा है कि परिवार नियोजन है वह किस सूची का विषय है। तो यह जो है फ्रेंड वह समवर्ती सूची का विषय है। साथ में अगर आपको उससे पूछा जाए कि समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं, तो 100 विषय हैं। राज्य सूची की अगर बात करें तो राज्य सूची में 61 विषय एवं संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 एवं समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो जिसका सही उत्तर हो जाता है फ्रेंड वह हो जाता है राज्यपाल। राज्यपाल राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष होता है अनुच्छेद 154 के तहत। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस समिति ने न्याय पंचायतों की गठन की सिफारिश की थी। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा अशोक मेहता समिति। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो स्वीकार किया था फ्रेंड वह किया था 22 जुलाई 1947 ना कि 1946। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है मिलान करने को लेकर के, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1 का मिलान 1 के साथ, 2 का मिलान 2 के साथ, 3 का मिलान 3 के साथ और 4 का मिलान 4 के साथ, यानी कि सीधे सीधी आपको मिलान कर देना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा बाजीर। बाजीर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना अकबर द्वारा सन 1571 में किया गया था। इसके साथ आपसे पूछा जाए कि 1575 में क्या किया गया था, तो इबादत खाना का स्थापना किया गया था। साथ में 1564 में जजिया कर की अकबर ने समाप्ति की थी। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुरंदर की संधि कब हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। सन 1665 में पुरंदर की संधि की गई थी, और यह जो संधि था वह राजा जय सिंह एवं शिवाजी के मध्य में की गई थी। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किस शासक के समय हुई थी। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा अकबर। अकबर के समय में चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत की गई थी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मंदसौर अभिलेख निम्न में से किसके शासनकाल से संबंधित है। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा यशोवर्मन। यशोवर्मन के शासनकाल से संबंधित अभिलेख मंदसौर अभिलेख है। अगला प्रश्न है, हेंग सोंग के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा उपयुक्त में से सभी सत्य है। हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, यह भी सत्य है। इसका भ्रमण वृत्तांत सुयुंग की के रूप में वर्णित है, यह भी सही है। इसने सूर्य एवं शिव की प्रतिमा का पूजन किया, यह भी सत्य है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा सतलज नदी। सतलज नदी के किनारे रोपड़ स्थित है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक किसने शासन किया था। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय सन 1700
सन 1759 से लेकर के सन 1806 तक शासन किया था और इसका कालक्रम सबसे लंबा था। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन तीर्थंकरों में अवनिष्ठ जो 22वें तीर्थंकर हुए उनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इसका जो प्रतीक चिन्ह है फ्रेंड वह शंख है। अगर आपसे पूछा जाए महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह तो उनका प्रतीक चिन्ह सी हो जाएगा। और आपसे पूछा जाए अष्टोनामी का प्रतीक चिन्ह तो उनका नील कलम हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए सर्प किसका प्रतीक चिन्ह है तो वह हो जाएगा पार्श्वनाथ का। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। लंगर व्यवस्था को किस सिख गुरु ने अस्थायी बना दिया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा गुरु अंगद। गुरु अंगद ने लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया था, साथ में यह सिखों के दूसरे गुरु थे। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गवर्नर जनरल में किसने राजकोषीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटा करके कलकत्ता लाया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा हेस्टिंगिस, वारन हेस्टिंगिस इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बरेली में हुए 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश नायक कौन था? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा हडसन। हडसन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया था? तो यह जो प्रयोग किया गया था फ्रेंड वह किया गया था सन 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न है, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा पेरिस। पेरिस इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सवाक निम्न में से किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ईरान। ईरान का गुप्तचर संस्था का नाम सवाक है। इसके साथ ही अगर हम बात करें मिस्र की गुप्तचर संस्था की तो मुखबरात, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुखबरात मिस्र की गुप्तचर संस्था है। इजराइल की अगर बात करें तो इजराइल का काफ़ी इंपॉर्टेंट है मोसाद। इजराइल का क्या हो जाएगा मोसाद। अगर इराक की बात करें तो अल मुखबरात, इराक का गुप्तचर संस्था हो जाएगा अल मुखबरात। अगला प्रश्न है, 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा यूएसए एवं कनाडा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध किस राज्य में स्थित है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है फ्रेंड वह हो जाएगा उत्तराखंड में और यह जो है वह टिहरी बांध है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी कुल ऊंचाई 260.5 मीटर है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कृत्रिमिक उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला पहला देश कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा रूस। रूस ने पहला कृत्रिमिक उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला देश बना है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन मूल राशि नहीं है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह आयतन हो जाएगा। बाकी ताप, द्रव्यमान एवं ज्योति तीव्रता मूल राशि है। साथ में आप लोग को यह बताना है फ्रेंड कि कौन कौन से मूल्य राशि हैं और कुल कितने मूल्य राशि हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद हम सेट नंबर 3 लाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय।